गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि यही चीज़ें काम आएंगी, जब ये नोट्स काम आएंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये हैं तो बेसिक क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने ओ लेवल फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, एएस फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा रिकैप करना ज़रूरी है ताकि मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अब आपको अंदाजा हो गया होगा काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस के क्वेश्चन से कि थोड़े क्वेश्चन का जो नेचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस, और इसके अंदर जी फिजा में भी सबके जवाब दूंगा। अभी आप लोग जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज इस तरह, जब मैं आपसे कहूँ चैट बॉक्स में अपने कोई क्वेश्चन पूछें तब आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आखिर में तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है सारा। ठीक है, काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस हमारे पास जो है वो, अगर देखें इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मकसद ये है बेटा कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा विद नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो उस केस के अंदर अगर आपको कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो आप इसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एस इक्वल टू वी बार टी। वी बार को हम एवरेज वेलोसिटी भी कह रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन स्लाइटली अगर वेलोसिटी वेरी करती है तो फिर उससे जो है वो ये आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वी बार लिखा है, वरना एस इक्वल टू वी टी लिखना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, लिहाजा देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब भी एग्जाम में या आप घर में काम करते वक्त आप ये नोटिस करें कि भाई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड दैट इज इक्वल टू वी बार टी। ये एक ही आपके पास जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरी एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ये दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो ये आपने ओ लेवल और एस लेवल के अंदर फिजिक्स के अंदर ये इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये याद रखिएगा, ये अप्लाई होंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर आपको पता ही है। अच्छा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बेटा मूव कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होती। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कैलकुलस के अंदर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो फिर आप उसे कैलकुलस मेथड से करते हैं। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर उसके लिए जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर्स में आपको बता दूं, पैरामीटर्स क्या है आपके पास कि ये जो u है इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह से फिर हमारे पास ये जो v है इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसी तरह से फिर हमारे पास a है एक्सेलरेशन कहलाता है, s डिस्टेंस कहलाता है, t जो है वो टाइम। ये सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी आपको आते हैं, मुझसे ज्यादा शायद आते हैं आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मोशन कर रहा है, जैसे अगर कहीं पर कहा जाए कि भाई एक स्टोन है उसे ड्रॉप कर दिया, तो जब आप हाथ में पकड़ कर उसे ड्रॉप करेंगे तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो काउंट होगी, तो वो वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली ट्रेवल करता हुआ नीचे आएगा। इसी तरह से एक बॉल है, आप उसे वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं, तो ये आपके पास जो मोशन है इसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। और फ्री फॉल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो आपको मालूम है कि 9.81 होता है। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर बेटा याद रखिएगा कि जी की जो वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 ली जाती है, 9.81 नहीं रखनी है आपने। ठीक है, पहली जो इंस्ट्रक्शन होती है पेज की, उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। इससे फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर वेट मालूम करना है और एक ऑब्जेक्ट उसका मास 2 है, तो वेट किसका मालूम करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिएगा, बजाय 9.81 के 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना, वेट निकालना या कहीं पर जो है वो कैलकुलेशन करना इस 10 की वजह से आसान हो जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 9.81 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन कंसीडर 10। तो ये मैकेनिक्स के पेपर में लिखा होता है। फिजिक्स का मुझे नहीं मालूम, फिजिक्स के अंदर से शायद 9.81 ही इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेसी का मसला आता है। लेकिन मैथ्स मैकेनिक्स के अंदर आप जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वही मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हो लेकिन फ्री फॉल मोशन हो, तो इन तीनों इक्वेशंस के अंदर आप देखें मैंने इसमें चेंज करके ए को रिप्लेस कर दिया किससे, जी से। ए को मैंने रिप्लेस कर दिया जी से, तो ये आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है, आप उसे उछालते हैं और वो ऊपर की जानिब जा रही है, और एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे की जानिब आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट
डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा बेटा, जैसे आपने स्टोन को ड्रॉप किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर होगा। लेकिन अगर आप इसको जो है वो ऊपर की जानिब थ्रो कर रहे हैं तो वो जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको बताने थे, और इसके बाद हम इसकी, ये तो आपको आते ही थे, वैसे भी आते थे, लेकिन थोड़ा सा इलाबरेट कर दिया, थोड़ा सा रिकैप कर दिया ताकि आप लोगों को ये इस्तेमाल करना आ जाए। तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थोड़ा सा समराइज कर दूं ताकि क्वेश्चन जब करें तो उसमें देख लेंगे कौन सा केस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट देखनी है तो पहले तो आपने ये देखना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, s=vt। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मूव कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जी की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। आइए जरा ये क्वेश्चंस कुछ मैंने सॉल्व किए थे, अभी किसी एक और बैच में सॉल्व करवा रहा था तो वो यहाँ पर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आपको यहीं से सॉल्व करवा दूं ताकि टाइम भी हमारा सेव हो और ये फिर आप पीडीएफ अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7, 8, 10 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ताकि आपका माइंड बने कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, नवंबर 2003 का 4-2 क्वेश्चन नंबर 2। स्टोन इज रिलीज। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप अगर चाहें तो नोट भी कर लें, लेकिन वैसे बहरहाल मैंने इसके ऊपर नोट डाउन की भी है। ठीक है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो एक स्टोन को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट। तो देखें कुछ चीजें की वर्ड्स हैं। रेस्ट है तो रेस्ट का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसे रिलीज किया गया, तो रिलीज किया होगा तो वो डाउनवर्ड उसकी मोशन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने एक स्टोन को बना लिया जिसकी वेलोसिटी 0 है और 2 सेकंड के अंदर वो यहाँ तक आ गया। तो 2 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवलिंग की है, तो उसका जी मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। अच्छा, इसके आगे आप देखिए मैंने डबल एरो की मदद से एक सिंबल बनाई है। तो याद रखिएगा नॉर्मली मैकेनिक्स के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर ये तय है कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन शो करना होता है तो हम डबल एरो से शो करते हैं, और कहीं पर वेलोसिटी शो करनी होती है तो हम सिंगल एरो से करते हैं। तो ये 2 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हमारे पास ये फ्री फॉल ग्रेविटी का, फ्री फॉल मोशन का क्वेश्चन है, तो हमने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी हमें रिक्वायर्ड है, यू हमें मालूम है 0 है, जी पॉजिटिव 10 है और टी की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये गलती से मैंने यहाँ पर सेकंड लिख दिया, इट वुड बी मीटर पर सेकंड। इसे करेक्ट कर लीजिएगा जब आप कॉपी डाउन कीजिएगा, अभी मैं इसे फिलहाल नहीं कर रहा। उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू फॉल अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन से 45 मीटर डिस्टेंस फॉल कर रहा है, उस वक्त बताइए टाइम क्या हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर वही कंडीशन ली और यहाँ पर दिखाया कि अब स्टोन 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आप देखें यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज के डिस्टेंस मेरे पास है 45, यू मेरे पास है 0, टी मुझे फाइंड आउट करना है, हाफ ये है, जी पॉजिटिव 10 है बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड, टी स्क्वायर ये, तो टी मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म हो गया, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90, 90 डिवाइड बाय 10 9 हो गया, टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 सेकंड। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम हमेशा जो है बेटा पॉजिटिव होता है, लिहाजा मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टाइम को कंसिडर किया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने करवाया ताकि जरा सा एक वार्म अप हो जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस fallen by the stone from the instant when its speed is 30 meter per second to the instant when its speed is 40 meter per second। तो ये कह रहे हैं आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट, ये सॉरी स्टोन है, स्टोन की जब स्पीड 30 हुई होगी और 30 और 40 के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें थर्ड पार्ट 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप देखें मैंने स्टोन बनाया कि फॉर एग्जांपल इस वक्त इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 ये आ गया, जी 10 है और v आपके पास 40 है, u आपके पास 30 है, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया तो 35 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अभी मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा कि आप लोग मुझे बताएं, लेकिन अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो काइंडली प्लीज जो है चैट के ऊपर मुझे बताइए, और अगर क्लियर है तो बिल्कुल खामोश है, मुझे समझ में आ रहा है
कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 2002 का, ये रीड करें। ओके बेटा, ये कह रहे हैं कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, अच्छा कोशिश ये किया करें मैकेनिक्स के अंदर अगर पॉसिबल हो तो कोई स्केच जरूर बना लिया करें और उसके ऊपर तमाम डेटा जो है ना उस वक्त मेंशन कर दिया करें। इससे ये होता है कि एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होती है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनाया और यहाँ पर दो पार्टिकल ए और बी यहाँ पर शो कर दिए एट द सेम इंस्टेंट, यानी दोनों जब रवाना हो रहे हैं तो उस वक्त टाइम सेम है। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी आर 5 and 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ए की स्पीड 5 है, बी की इनिशियल स्पीड 8 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनिशियल स्पीड की शो कर दी 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड शो कर दी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्वेश्चन करना आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ ए एंड बी when A is at maximum height। कह रहे हैं जब A मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, फॉर एग्जांपल A यहां पर पहुंच गया मैक्सिमम पर, ठीक है, अपनी वेलोसिटी इसकी 5 है और इसकी 8 है, तो ऑब्वियस ही बात है जिस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कम होगी वो कम ऊपर जाएगा। तो अज्यूम मैंने कर लिया कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड था इसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो यहाँ आकर रुक गया, लेकिन इस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा आई डोंट नो। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज एट मैक्सिमम हाइट। आपको ए की हाइट और बी की हाइट के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है, लेकिन कब, कंडीशन सुन लीजिए कि जब ए जो है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब है कि पहले तो हमें उस जगह पर टाइम निकालना होगा कि उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने वो टाइम निकालने की पहले कोशिश की है, मैं आपको बता दूं किस तरह से। ये देखिए, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर फॉर ए लिख दिया ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि मैं जो कुछ अप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन वो ऑब्जेक्ट ए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी जाहिर है मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो आपको मालूम है कि वो टर्निंग पॉइंट होता है, तो वहां पर वेलोसिटी जो है यानी ग्रेडियंट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 5 है, g -10 देंगे बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.5 सेकेंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस वक्त टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड हो रहे हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 0.5 सेकेंड में ए ने कितना ट्रेवल किया और बी ने कितना ट्रेवल किया है और फिर उन दोनों की हाइट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ए की हाइट निकालता हूं, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की, 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो g -10 है, s को मैंने ha कह दिया कि हाइट ऑफ a, v स्क्वायर 0 स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1.25। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा a जिसकी बारे में बात की जा रही है तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 1.25 हो जाएगी। अब इसी टाइमिंग के अंदर हम b की हाइट निकालते हैं जिसको मैंने शो किया है hb से। अब देखें यहाँ पर मैंने फॉर बी लिखा, तो फॉर बी क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस को मैंने एच बी कह दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यू मेरे पास 8 है, टी मेरे पास 0.5 है, ये आ गया हाफ। जी मेरे पास -10 है और टी की वैल्यू मेरे पास 0.5 आ गई। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो हाइट ऑफ बी जो है वो मेरे पास आ गई 2.75 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ए की हाइट कितनी, 1.25। तो डिफरेंस इन हाइट निकाला तो एच बी में से यानी बी की हाइट में से एच ए की हाइट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास 1.5 मीटर। यानी जब ए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1.5 मीटर होगा, ठीक है जी। ये सवाल लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ ए above the ground when b is 0.9 मीटर above a। कह रहे हैं कि a की हाइट क्या है ग्राउंड से जब b जो है वो a से 0.9 मीटर ऊपर है, यानी a और b की हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.9 है।
तो बताइए ए की हाइट क्या होगी, ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व किया मैंने। ये देखिए ये देखिएगा बेटा, ये आपके पास ए ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास बी ऑब्जेक्ट है, और ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के दरमियान मैंने डिफरेंस इन हाइट बना लिया कि यहाँ पर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, उनके दरमियान जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज 0.9। ठीक है, यानी ये एच बी है, ये एच ए, और इन दोनों के दरमियान हाइट का डिफरेंस 0.9 है। तो उस वक्त आपको क्या मालूम करना है, उस वक्त आपको ए की हाइट मालूम करनी है। लेकिन पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो किस टाइम पर ऐसा हुआ है। ठीक है, पहले वो टाइम मालूम करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू 9, यानी 0.9 सॉरी, कि डिफरेंस बिटवीन बी हाइट एंड ए हाइट इज 0.9। अब हाइट निकालने का फॉर्मूला बी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला है एस इक्वल टू, ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बी की इनिशियल स्पीड 8 है, टाइम हमें मालूम करना है, प्लस हाफ जी माइनस 10 है बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड, टी स्क्वायर ये हमने निकाला, फिर माइनस, फिर ए की हाइट के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन स्पीड इसकी 5 थी, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ g is minus 10 because it is also moving upward, और t square is equal to 0.9। अब देखें ये है हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, ये भी है हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, इन दोनों को मैंने आप कैंसिल आउट कर दिया। तो 8t में से 5t सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3t आ गया, 3 को वहां पर ले आकर डिवाइड किया तो मेरे पास 0.3 सेकंड आ गया। यानी 0.3 सेकंड वो टाइम है जो जब ये जमीन से दोनों ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है, तो 0.3 सेकंड के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट के अंदर 0.9 मीटर का डिस्टेंस था। तो अब हमें क्या निकालनी है, ए की हाइट निकालनी है जो हमारा टारगेट है। तो टाइम आ गया हमारे पास, तो हम आराम से इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस हो गया हमारे पास एच ए, यू हमारे पास है 5, टी हमारे पास है 0.3, हाफ जी हमारे पास -10 है, टी की वैल्यू 0.3 है। ये सारी चीजें प्लग इन करके हमने ए की हाइट निकाल ली एंड दैट इज कमिंग 1.05। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होंगे। दो क्वेश्चन का वाई, एक थोड़ा सा आसान, एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का, जिसके अंदर ये जी वगैरह और हाइट वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में अमूमन बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो स्केच नहीं कर रहे। अगर वो स्केच कर लें तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ वी डू सम मोर क्वेश्चंस। अभी मैं सारे पास पेपर से ही करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। फिर आपको एक लिस्ट भेजूंगा जिसके अंदर काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस के अलग होंगे, काइनेमेटिक्स बाय कैलकुलस के अलग क्वेश्चंस होंगे, काइनेमेटिक्स बाय ग्राफ के अलग क्वेश्चंस होंगे। वो एक एक पेपर खोलकर अब आपको क्वेश्चंस करने होंगे, इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट पेपर्स के भी आपको क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को मैंने जो टॉपिकल पास पेपर दिए हैं तो काइंडली पहले टॉपिकल पास पेपर जरूर करना शुरू कर दीजिएगा। अब आ जाइए काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशंस। खैर वही कर रहे हैं। अब तो देखिएगा ये भी एक अच्छा सवाल है, जो इसमें भी यही मसला है, इसमें बच्चे अटक जाते हैं। 11 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जरा अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं अ पार्टिकल P1, अ पार्टिकल P1 मैंने बना लिया, देखें पार्टिकल P1 मैंने कहा ना स्केच कर लेंगे जिंदगी आसान हो जाएगी। अ पार्टिकल P1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है P1, उसको आपने प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड से। At the same instant, another particle P2 is projected vertically upward from the top of a tower of height 25 मीटर। अब इसी वक्त एक और पार्टिकल P2 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आपने प्रोजेक्ट किया, लेकिन P1 ग्राउंड से किया है और P2 को जो है वो हमने एक टावर जिसकी हाइट 25 मीटर है वहां से इसको थ्रो किया है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस ऑलरेडी 25 मीटर ऑलरेडी कवर है और इसकी स्पीड 10 है और नीचे वाले की स्पीड से आता है, ऊपर वाले की स्पीड कम है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम फॉर विच P1 इज हायर देन द टॉप ऑफ द टावर। अब ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो पार्टिकल 1 है वो टावर की हाइट से ऊपर कितने टाइम के लिए होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा, ये आपको मालूम करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अमूमन बच्चे फंस जाते हैं, तो इसका बेहतर तरीका ये है, देखें यहाँ पर मैंने बनाया है, मैंने ये लिखा कि भाई हमें क्या चाहिए कि भाई P1 की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, टावर की हाइट से ग्रेटर होनी चाहिए। तो टावर की हाइट क्या है 25, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो टाइम निकालना है जिसके ऊपर ये जो हाइट है वो 25 से ग्रेटर। तो हाइट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, आपको पता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u हो गया इसका 30, टाइम हमें मालूम करना है, हाफ g इज -10, टी स्क्वायर हो गया, और उसके बाद ये प्लस 25 को मैं लेफ्ट पर ले आया, -25 हो गया। तो आप देखिए मैंने एक इनइक्वालिटी फॉर्म कर ली, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर है 30t प्लस माइनस माइनस 10/2 5t स्क्वायर माइनस 25। इस पूरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 25 लेस देन 0। अब ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आप जो है वो कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिएगा जरा, यहाँ पर मेन्यू में गए और उसके बाद आप इनइक्वालिटी के अंदर आ जाएं, यहाँ पे इनइक्वालिटी में आ गए और इज इक्वल टू प्रेस किया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, डिग्री 2 होगी। अब आपने मैच किया यहाँ पर, तो ये है लेस देन 0। अच्छा, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल में वो नहीं हो रहा होगा कैलकुलेटर शेयर, मैं करता हूँ। आई थिंक अब शेयर हो रहा होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ, यही शायद बच्चे कह रहे थे। ये देखिएगा, ये इनइक्वालिटी में आए, ठीक है, इनइक्वालिटी में आए, उसके बाद डिग्री इसके अंदर 2 में आए और यहाँ पर देखें ये है 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 25 लेस देन 0। लेस देन 0 वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, चेक करें। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया, अब इनके कोफिशिएंट रख दिए, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, फिर t का कोफिशिएंट माइनस 30, ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट जो है वो 25 है, ये 25 आ गया। इसको प्रेस किया तो आप देखें आंसर की रेंज आ गई, t इज ग्रेटर देन 1 एंड t इज लेसर देन 5। इसका मतलब ये है कि कितना ड्यूरेशन वो टावर से ऊपर रहेगा, वो 4 सेकंड के लिए वो टावर से ऊपर रहेगा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पर टावर तक पहुंचा होगा तो उस वक्त जो है वो 1 सेकंड हुआ होगा और उसके बाद ये घूम कर इस तरह से यहाँ पर आया होगा। जब घूम कर आया तो वापसी आते वक्त टावर के पैरेलल जब आया तो उस वक्त टाइम जो है वो 5 सेकंड था। तो इनका जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 4 सेकंड। तो आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी बेटा आंसर दे सकते हैं और आप जो है वो ड्यूरेशन की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं कि फॉर 4 सेकंड जो हाइट ऑफ P1 थी दैट वाज ग्रेटर देन 25। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो बेहतर तरीका बेटा ये है कि आप इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन को समझ कर करें। अब देखें यहां पर कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर एट द सेम हाइट। कह रहे हैं जब सेम हाइट पर हैं तो ये बताइए आपके उस वक्त उन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है तो यहाँ पर देखें हाइट ऑफ P1 तो किस तरह निकालेंगे, S इक्वल टू यू। अच्छा, मैंने ये लिखा हुआ है हाइट ऑफ P1 और यहाँ पर P2 के साथ 25 ऐड कर दिया। उसकी वजह समझ में आ रही है ना भाई, P1 की हाइट तो यहाँ से मेजर की जा रही है ना, लेकिन P2 तो ऑलरेडी 25 मीटर ऐड हो चुकी थी, उसके अंदर हाइट पहले से ही ऊपर था। तो मैंने देखें यहाँ पर हाइट ऑफ P2 के साथ 25 पहले से ऐड कर दिया। आई होप के समझ में आ रहा होगा कि मैंने P2 की के साथ क्यों 25 मीटर ऐड किया। बादल चैट बॉक्स खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने अपने सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पर हाइट ऑफ P1 के लिए मैंने वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर U 30 था, T प्लस हाफ, G की वैल्यू -10 है, T स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपके पास हाइट ऑफ P2 है, ये आपके पास हो गई 10T प्लस हाफ, G -10 है, T स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये 10T को लेफ्ट पर ले आए तो 30T माइनस 10T बिकम्स 20T। ये माइनस हाफ 10T स्क्वायर और माइनस हाफ 10T स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर 25 आ गया। T को मैंने कैलकुलेट किया तो 1.25। तो 1.25 सेकेंड वो टाइम है जिसके ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट सेम थी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपको मालूम करना था। अच्छा, उस वक्त मालूम ये नहीं करना था, मालूम तो करना था कि उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या होंगी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है क्या होंगी, तो आराम से निकालना है उसके अंदर। क्योंकि अगर आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर हमें जो है वो वेलोसिटीज निकालनी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये देखें, अच्छा ये पार्ट 3 नहीं है, ये बेसिकली पार्ट 3 तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटीज जो है वो हमने कैलकुलेट की है। तो ये देखें यहाँ पर, ये देखिएगा बेटा, एनीवे ये क्यों नहीं आ रही, कर्सर क्यों नहीं आ रहा, एनीवे आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा कर्सर। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी
निकालने का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो जो P1 ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल स्पीड 30 थी, g माइनस 10 है बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड, टाइम मैंने रख दिया 1.25 सेकंड। तो इनिशियल जो पार्टिकल 1 जो है उसकी वेलोसिटी जो है 1.25 सेकंड के बाद 17.5 मीटर पर सेकंड हो गई। जो पार्टिकल P2 है उसकी इनिशियल हाइट बेटा 10 है, g माइनस 10 है और टाइम 1.25 सेकंड है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो आ रही है -2.5। अब आप कह रहे होंगे सर ये माइनस में क्यों आ रही है और ये प्लस में क्यों आ रही है? बेसिकली जब 1.25 सेकंड है तो वो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, और उस वक्त जब 1.25 सेकंड हो रहे हैं P2 के लिए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो दोनों की ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन है, इसलिए जो है वो आपके पास ये इस तरह से आ रहा है। तो मे बी कि आपके पास जो है वो ये इस तरह से ये बन रहा है। बहरहाल पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर सिर्फ ये है, इसका मतलब ये है कि 1.25 सेकंड के वक्त एक पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा था तो दूसरा पार्टिकल उससे नीचे आ रहा है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ये बेसिकली लास्ट पार्ट की वजह से करवाया। लास्ट पार्ट बड़ा अच्छा पार्ट है, पार्ट 2 तो हमने कर लिया, ये भी अच्छा पार्ट था, मुश्किल पार्ट था शायद। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया है आपके पास। जी बेटा, आपने ए जो है दोनों तरफ जो है वो -10 लिया है, बिल्कुल इसलिए कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये तो वेलोसिटी से हमें पता चला कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम फॉर विच P1 इज हायर देन P2। गौर सुनिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम फॉर विच P1 इज हायर देन P2, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए P1 P2 से हायर होगा। ध्यान में रखिएगा P1 जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 थी उसकी बात कर रहे हैं कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट P1 जो है वो हायर होगा P2 से, n इज मूविंग अपवर्ड, और ऊपर जा रहा होगा, और ऊपर जा रहा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ऊपर जा रहा होगा, वापसी की नहीं बात करें, ऊपर जाने की बात करें। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मुझे ये देखना चाहिए कि P1 कितने टाइम तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, वो टाइम पहले निकालते हैं। ठीक है, पहले वो टाइम निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो उसका टाइम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने पार्ट 3 में ये किया कि पहले मैंने P1 को टॉप पर पहुंचा दिया और उसका क्या लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो जब टॉप पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 होगी, u आपके पास 30 हो गया, g आपके पास -10 हो गया, और t आपने कैलकुलेट करना है। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 3 सेकंड। तो फॉर 3 सेकंड्स P1 जो है वो नीचे से ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, एक बात तो ये तय हो गई। अब आपने यानी 3 सेकंड के लिए तो ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, ये बात तय हो गई कि फर्स्ट 3 सेकंड के लिए P1 ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। उसने कहा क्या था, दोबारा पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझना जरूरी है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम फॉर विच P1 इज हायर देन P2 एंड इज मूविंग अपवर्ड। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि P1 जो है वो ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा था तो उस वक्त कितना टाइम उसने लिया, तो 3 सेकंड। तो अब जो सारी कहानी होगी वो 3 सेकंड के अंदर अंदर होगी कि इस 3 सेकंड के अंदर अंदर कब पार्टिकल की हाइट जो है यानी P1 की हाइट जो है वो P2 से ग्रेटर थी। तो मैंने वही क्वेश्चन लिखी, देखें HP1 यानी हाइट ऑफ P1 ग्रेटर देन है हाइट ऑफ P2 प्लस 25। इस पर भी वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, ऊपर ही मैं कर चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर तेज जा रहा हूँ, और यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। वहां पर इक्वल टू किया था, यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया क्योंकि P1 इज हायर देन P2 कहा उसने। ये कैंसिल हो गई तो t आ गया 1.25 सेकंड से ग्रेटर। इसका मतलब 1.25 सेकंड से लेकर कहां तक, 3 सेकंड तक P1 ऊपर जा रहा होगा और P1 जो है वो P2 से हायर होगा। तो किसने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा, 1.25 से लेकर 3 तक के लिए। तो अगर टाइम ड्यूरेशन निकालना है तो 3 में से 1.25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 1.75 सेकंड। जी बेटा बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में पूछ लें। ओके अब्दुल रहमान, ठीक है। अच्छा मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि आपको मैंने ही कहा था कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप देख लें। ठीक है, अच्छा जी देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं नवंबर 2004 42 क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी अब जरा देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नवंबर 2004 42 क्वेश्चन 5, ये थोड़ा पुराने पुराने में क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि पुराने क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आते थे, तो मैंने कहा मुश्किल क्वेश्चन मैं करवा दूँ। अब जो रिसेंट पेपर्स में आ रहे हैं वो थोड़े से आसान है।
बीच में थोड़ी दिनों के लिए मुश्किल भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं बेटा कि सर 1 मिनट प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दें। अच्छा जी, 1 सेकंड ये के लिए, ये देखें ना भाई प्रीवियस क्वेश्चन जल्दी से, ये ठीक है बेटा। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि टाइम जरा कम है। 1 2 3 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। चलें जी, देखें। पार्टिकल्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A and B रिस्पेक्टिवली। देखें यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर जो है इसे जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। पार्टिकल्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A and B रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट A है बेटा, ये पॉइंट B है, ये पार्टिकल P है, ये पार्टिकल Q है। ये अपनी मोशन को स्टार्ट करें एट द सेम इंस्टेंट, एक ही वक्त में, एंड मूव टूवर्ड ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। देखें, P इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, Q इज मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दोनों की वेलोसिटी और दोनों का एक्सेलरेशन गिवन है। अभी मैं एक पीछे क्वेश्चन करते वक्त बता रहा था आपको कि कहीं पर अगर एक्सेलरेशन शो करते हैं तो हमेशा जो है वो डबल एरो से शो करते हैं, और कहीं पर अगर वेलोसिटी शो करनी होती है तो हमेशा सिंगल एरो से जो है वो आप शो करते हैं। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड, और इनके एक्सेलरेशन आपको गिवन है। द इनिशियल स्पीड है फला फला धमाका धमाका सब गिवन है। अब पार्ट 1 में कह रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ P एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ P इज 1.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ Q। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट P की स्पीड उस वक्त फाइंड आउट करें जब ऑब्जेक्ट P की स्पीड Q की स्पीड का 1.8 टाइम्स हो, उस वक्त आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये किया कि दोनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्पीड कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मेरे पास देखिए ना, मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन भी है, इसका भी स्पीड और इनिशियल एक्सेलरेशन भी है। तो मैंने यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके P ऑब्जेक्ट और Q ऑब्जेक्ट इन दोनों की फाइनल स्पीड के लिए एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर बना दिया। तो Vp क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड u 5 है, एक्सेलरेशन 4 है, तो ये हो जाएगा Vp इज इक्वल टू 5 प्लस 40। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट Q है उसकी इनिशियल स्पीड 3 है, एक्सेलरेशन जो है वो 2 है, तो ये आ गया Vq इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। ये मैंने दोनों की t टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी उसका एक्सप्रेशन मैंने बना लिया। अब एग्जामिनर ने कहा था कि स्पीड ऑफ P इज 1.8 टाइम्स स्पीड ऑफ Q, तो पहले हम वो रख देते हैं ताकि टाइम आ जाए। तो 5 प्लस 40 बेटा रख दिया, ये 1.8 है, और यहाँ पर मैंने 3 प्लस 2t रख दिया। अब इसके बाद 1.8 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, और इसके बाद t वाली टर्म्स को मैंने लेफ्ट पर कर लिया, सॉरी राइट पर कर लिया, नहीं किस पर, 4 माइनस 0.360, यस 0.40 आ गया। 5 को मैं राइट पर ले गया तो ये 0.4 आ गया। तो टाइम आ रहा है 1 सेकेंड। इसका मतलब विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के ऊपर स्पीड ऑफ P जो है वो स्पीड ऑफ Q का 1.8 टाइम्स होगी। और हमें वो फाइनल स्पीड निकालनी है। तो अब ये टाइम तो आ चुका है कि ये जो वाकया होगा जब स्पीड P की 1.8 टाइम्स Q की स्पीड का होगी, तो वो टाइम 1 सेकेंड होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 51। ये गिवन है कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो 51 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल पी एंड क्यू मीट, यानी दोनों आपके पास, दोनों पी और क्यू आपके पास एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखें, जी बेटा 1 मिनट, कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं ताकि बच्चे की बेचैनी खत्म हो। जी शामिर, क्या पूछते हैं बेटा, ये अच्छा सवाल पूछते हैं हमेशा। सर आपने डिफरेंट साइन फॉर एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिए, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था शामिर, फाइंड द स्पीड ऑफ P। तो आई एम कैलकुलेटिंग द स्पीड, तो आई डोंट नीड टू पुट द साइन इन इट, बिकॉज कि मैं यहाँ पर एक एज अ स्केलर क्वांटिटी ले रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहरहाल मैं जो बात कर रहा था वही था पार्ट 2 में कि ए से लेकर बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है दरमियान में वो 51 मीटर है। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि वो टाइम मालूम करें जब ये वाकया होगा, यानी किस वक्त जो है वो आपके पास ये वाकया होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मीट करेंगे। अच्छा बेटा, अभी मैं समझाता हूँ दोबारा, मैं जरा ये पार्ट 2 समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए ए से लेकर बी तक, देखिए चाहे ए कितना ही आगे गया हो, चाहे क्यू कितना ही आगे गया लेफ्ट पर गया हो,
इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा ना वो हर सूरत में 51 होगा। ऐसे ही है ना, P अगर राइट मूव कर रहा है तो मैंने देखे P का डिस्टेंस को किससे शो किया है, SP से। Q इज मूविंग ऑन द लेफ्ट तो मैंने Q के डिस्टेंस को शो किया है SQ से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि SP प्लस SQ किसके इक्वल होगा, 51 के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो SP की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5t, t आ गया, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन जो है वो 4 है, t स्क्वायर आ गया। इसी तरह से Q की स्पीड आ गई आपके पास 3t प्लस हाफ a आ गया यहाँ पर 2, t स्क्वायर इज इक्वल टू 51। पूरी इक्वेशन टाइम की फॉर्म में बन गई। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास जो है वो दो टाइम आ रहे थे, एक 3 सेकंड और एक -17/3, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो शामिल, इसमें भी यही बात है कि हम जहां पर बात कर रहे हैं किसकी, टाइम की, हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहां पर भी मैंने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की साइन यहां पर कंसिडर नहीं किया। तो शामिल जो मैं बात कर रहा था आपसे वो यही है कि देखें, जब पार्ट 1 में आपको स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी कि हम इसमें एक्सेलरेशन वगैरह की डायरेक्शन लें, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया है दोनों में। तो ये बात मैं आपको समझा रहा था, शायद समझ में आ गई हूँ। जी शब्बीर आप क्या कह रहे हैं सर, वन पार्ट फिर से एंड में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, समझ नहीं आया। पार्ट 1 की बात करें, ओके। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि उसने कहा था कि स्पीड ऑफ पी मालूम करें एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ पी इज 1.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ क्यू। यानी स्पीड पी की उस वक्त क्या होगी जब पी की स्पीड क्यू की स्पीड का 1.8 टाइम्स थी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा वीपी यानी स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू 1.8 टाइम स्पीड ऑफ क्यू। तो स्पीड ऑफ पी कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है फॉर्मूला है हमारे पास u प्लस ए टी। तो u रख दिया मैंने बेटा 5 प्लस a रख दिया मैंने 4 टाइम्स आ गया t 1.8। इसी तरह से vq क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। तो u हो गया आपके पास 3 प्लस ये हो गया आपके पास 2t। इसको ओपन कर दें तो यहाँ से टाइम आ गया बेटा 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड के अंदर इसका मतलब स्पीड ऑफ p जो है वो स्पीड ऑफ q का 1.8 टाइम्स होगी। तो उस टाइम के ऊपर आपने स्पीड निकालनी थी, तो वो टाइम क्योंकि आ चुका है शब्बीर, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, तो 5 प्लस 4 9 हो गया। जी शब्बीर बताइए, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लें। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट O विद इनिशियल स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है और इसको आप इनिशियली फेंक रहे हैं 12.5 मीटर पर सेकेंड से। At the same instant, another particle is released from rest at a point 10 meter vertically above O. अब इस O से 10 मीटर के ऊपर एक और पार्टिकल है Q, और आप इसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, रेस्ट से जो है वो स्टार्ट कर रहा है, रिलीज कर रहे हैं आप उसे। एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड 12.5 है, और ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो रेस्ट से आ रहा है तो उसकी स्पीड 0 है। फाइंड द हाइट अबव O एट विच द पार्टिकल मीट। अब वो हाइट आपको मालूम करनी है जहां पर ये दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरह से है कि जितना P ने डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया होगा, जितना Q ने डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया होगा, उनका सम जो है वो क्या होगा, 10 मीटर होगा। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया SP प्लस SQ इज इक्वल टू 10। तो SP क्या है आपके पास, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। P इज मूविंग अपवर्ड, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया। यहाँ पर क्यों में देखें ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, ये t 0 है, ये भी खत्म कैंसिल हो गया। तो टाइम आ गया 0.8 सेकेंड, यानी ये वो टाइम है जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे होंगे। उस टाइम के ऊपर आपको हाइट निकालनी है दोनों पार्टिकल की। तो हाइट निकालने के लिए SP में या SQ में आप रख दीजिए। तो SP का फॉर्मूला क्या है, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो U हो गया आपके पास 12.5, T हो गया 0.8, हाफ G हो गया -10 बिकॉज इट इज मूविंग अप, T हो गया 0.8। तो आपने P का डिस्टेंस निकाल लिया 6.8। अब आप में से कोई बच्चा ये सोच रहे होंगे कि सर आप Q से निकाल लेते हैं। तो मुझे क्योंकि अबव द O मालूम करनी है, यानी ग्राउंड से मालूम करनी है, इसलिए मैंने P से मालूम किया। लेकिन अगर आप Q से मालूम करते तो जो भी डिस्टेंस आता Q का उसे 10 में से माइनस करते, तब ये आंसर आता। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप अपने टॉपिकल पास्ट पेपर्स कीजिएगा। पार्टिकल्स P and Q
are projected vertically upward. Particles P and Q are projected vertically upward. दो पार्टिकल है, दोनों को ऊपर फेंका है from different points on the horizontal ground. तो मैंने क्या किया, देखो ग्राउंड के ऊपर दो पॉइंट्स बना लिए, एक P और एक Q, और दोनों की वेलोसिटीज इसमें दी हुई है 20 और 25. P की 20 है और Q की जो है वो 25 है, ये आपको गिवन है. Q इज प्रोजेक्टेड. हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जब ये जो टाइम का मसला आता है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अच्छी तरह समझिएगा. कह रहे हैं कि Q जो है, अच्छा वो सेम इंस्टेंट के ऊपर नहीं फेंकें. Q इज प्रोजेक्टेड 0.4 सेकेंड लेटर देन P. Q को जो है वो P से 0.4 सेकेंड के बाद प्रोजेक्ट किया. ठीक है. फाइंड द टाइम फॉर विच P's हाइट अबव द ग्राउंड इज ग्रेटर देन 15 मीटर. कह रहे हैं कि वो टाइम मालूम करें या टाइम ड्यूरेशन मालूम करें जब P की हाइट ग्राउंड से 15 मीटर ज्यादा है. तो आपको याद है इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था आपको कि आप इनइक्वालिटी बना लें. तो यहाँ पर लिखा हुआ है HP इज ग्रेटर देन 15. मैंने ये लिख लिया कि भाई हाइट ऑफ P जो है वो ग्राउंड से 15 मीटर ग्रेटर होनी चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास 20, यू क्योंकि 20 है, बिकॉज इट इज मूविंग अप, लिहाजा एक्सेशन माइनस में है. तो ये आ गया 20t प्लस माइनस माइनस 10/2 5t स्क्वायर प्लस 15, लेफ्ट पर आ गया माइनस 15 हो गया. ठीक है जी. माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटी को, तो यह आ गया 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 लेस देन 0. अब उसके बाद आपने कैलकुलेटर से फिर उसी तरह से आप जो है वो निकाल लेंगे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी आ रही है लेस देन 0. तो वही ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2. तो ये आ गया 2 ऑप्शन के ऊपर 5 आ गया, फिर आ गया माइनस 20. 1 मिनट मोनिस, आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी. और ये आ गया आपके पास 50. तो यहाँ पर देखें टाइम ड्यूरेशन आ गया 1 से लेकर 3. टाइम ड्यूरेशन अगर की बात करें तो 2 सेकंड के लिए P की हाइट 15 मीटर से ज्यादा होगी. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया. अच्छा जी मोनिस, समझ में क्या नहीं आ रहा कि सर एक बात समझ में नहीं आई कि हम जब चाहें एक्सेशन का साइन लें, जब चाहें नहीं लें. नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है. आपने एक बात नोटिस नहीं की, जब मैंने वहां पर साइन कंसीडर नहीं किया था ना, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे. ठीक है. और जब ये साइन की कंसीडरेशन की, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो फिर यहाँ पर हम साइन कंसीडर करते हैं व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड. इस तरह से करते हैं. और उस जगह पर क्योंकि इसलिए कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वहां पर स्पीड की बात हो रही थी, इसलिए हमने वहां पर कंसीडर नहीं किया था, ताकि एक्सेशन भी डायरेक्शन के बगैर होगा तभी हमारे पास वेलोसिटी की भी क्या आएगी, स्पीड आएगी, इसलिए नहीं कंसीडर किया था. ठीक है. अच्छा जी, अब ये जरा देखें. ये कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ P एंड Q एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर एट द सेम हाइट. कह रहे हैं कि वेलोसिटी मालूम करें P और Q की जब पार्टिकल सेम हाइट पर हों. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये सेम हाइट पर हैं, तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, देखें इस तरह से ये चीज समझिएगा. ये जो टाइम के चक्कर है मैं आपको समझाता हूँ. एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो Q रवाना हुआ है ना, Q वो 0.4 सेकेंड बाद रवाना हुआ है. ठीक है. तो आपने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है. चले मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करूं. हाइट ऑफ P इज इक्वल टू हाइट ऑफ Q. ये तो है ना कि भाई दोनों की हाइट सेम है. तो मैंने जब P की हाइट निकाली तो मैंने इनिशियल स्पीड लिखी 20t प्लस हाफ G आ गया माइनस 10t स्क्वायर. लेकिन आप देखें जब मैंने Q की हाइट लिखी, तो जब मैंने टाइम लिखा ना, तो वो t माइनस 0.4 हुआ. क्या क्यों ऐसा क्यों किया पता है? अगर मैंने P का जो टाइम है जिसमें वो जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अगर मैंने t रखा है, तो इसका मतलब Q जो है वो 0.4 सेकेंड देर से रवाना हुआ था, तो वो जल्दी पहुंच गया. इसका मतलब है ना उस टाइम से जल्दी पहुंच गया ना. मिसाल के तौर पर ये बात समझिएगा, एक सब बच्चों के प्रॉब्लम होती है, मैं आराम आराम समझाता हूँ. देखें P ऑब्जेक्ट जब यहां से रवाना हुआ, मिसाल के तौर पर उसको जो है लगे 5 सेकेंड. ठीक है. Q कब रवाना हुआ होगा? 0.4 सेकेंड लेटर. लेकिन Q भी उसी वक्त ऊपर पहुंचा जब उनकी हाइट सेम थी, तो जाहिर टाइम तो सेम होगा. तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर P को पहुंचने में 5 सेकंड लगे, तो Q को पहुंचने में उसी हाइट तक 5 माइनस 0.4 सेकंड लगे होंगे, यानी 4.6 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो क्या है, सेम. तो इसलिए मैंने यहां पर जब Q का टाइम दिया, तो देखें मैंने वो टाइम जिस पर वो देर से बना हुआ वो उसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि इतने कम टाइम में वो भी उतनी हाइट पर पहुंच गया जितनी हाइट के ऊपर P था. ये ऐसा ही है कि दो दोस्त जो है वो एक दूसरे से रनिंग में रेस लगा रहे हैं,
और रेस लगाने के बाद एक बंदा जो है, दोनों, एक बंदा रवाना होता है पहले, फिर दूसरा बंदा रवाना होता है 1 सेकंड के बाद, लेकिन आगे जाकर दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला बंदा है उसे 1 सेकंड कम टाइम लगा होगा, क्योंकि अगर उसे 1 सेकंड ज्यादा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, साद सलीम क्या पूछ रहे हैं कि सर क्यू को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है सेम टाइम सेम हाइट पर पहुंचने के लिए। नहीं बेटा, आप फिर मेरी बात गौर से सुने, बल्कि मैं आपको 1 मिनट रुकें, मैं समझाता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा, मैं स्क्रीन पे बोलेगा। ये देखिए, स्क्रीन पे देखिएगा साथ सलीम, देखिए ये ग्राउंड था, ठीक है। या चलें आप अपनी एग्जांपल ले लें, ये एक आप हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। ये जब रवाना होते हैं तो ठीक 5 o'clock हो रहा है, ये जब रवाना हो रहा है तो यहां पर 5:01 हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है वो सेम जगह पर पहुंचते हैं, उस वक्त टाइम हो रहा है 5:05 5:05, 5:05। अब मुझे बताइए किसको टाइम कम लगा, किसको ज्यादा लगा। इसको कितना टाइम लगा? 5 मिनट। इसको कितना लगा? 4 मिनट। तो देखें, अगर ये P है और ये Q है तो Q को पहुंचने में कम टाइम लगा और P को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा। जी साथ सलीम, अब है कंफ्यूजन या अभी भी है कंफ्यूजन? ठीक है, इस तरह से सोच लो। शाबाश बेटा, समझ में आ गया आपके, थैंक यू वेरी मच। ये बस ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें होती है कंफ्यूजन, इसलिए मैंने आपको इस तरह के एग्जांपल्स में, वो ऐसा महसूस होता है कि क्यों को तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, क्योंकि देर से निकला है। निकला तो वो देर से है, लेकिन पहुंचा उसी जगह पर है जहां पर पी पहुंचा है, इसलिए जो है वो क्यू का टाइम कम लगेगा। ठीक है, एनीवे बेटा, मैंने यहाँ पर HP इज इक्वल टू HQ लिया और यहाँ पर दोनों पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैंने अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो मेरे पास एक टाइम आ गया 1.2 सेकेंड। यानी 1.2 सेकेंड के ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो सेम होगी, ये बता दिया आपको। लेकिन हमें हाइट नहीं मालूम करनी थी, हमें तो वो वेलोसिटी मालूम करनी थी PNQ की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस GT है। तो u आपके पास 20 है, g आपके पास -10 है, टाइम आपके पास 1.2 सेकेंड है। तो vp जो आ रही है उस वक्त वो 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और जो vq आ रही है वो आपके पास 17 मीटर पर सेकेंड आ रही है। टाइम देखें, इसके अंदर भी 1.2 में से मैंने 0.4 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसकी हाइट, इसकी जो वेलोसिटी है वो 17 मीटर पर सेकेंड आ रही है। जी बेटा बताइए, काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब ये प्रैक्टिस जितनी आप करते जाएंगे ना उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको काइनेमेटिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस भेज देता हूं बुक से निकालकर, ठीक है, या बुक को मैं आपको शेयर कर देता हूं, उस बुक को खोलें और उस बुक में से जो है वो आप लोग काम करना शुरू करें। ठीक है, तो आप उसमें से चैप्टर निकाल लीजिएगा काइनेमेटिक्स का, और इसमें काइनेमेटिक्स बाय इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे क्या कह रहे हैं बेटा, 1 मिनट, सही है अब्दुल रहमान सर, नहीं अली एहसान कह रहे हैं सर काइनेमेटिक्स खत्म नहीं बेटा, खत्म नहीं है, कल खत्म होगा इंशाल्लाह। कल हम करेंगे इसके ग्राफ के क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स के बाय ग्राफ, और फिर परसों करेंगे हम काइनेमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन। तो ये इंशाल्लाह संडे को जाकर खत्म होगा। जी बेटा, PDF में भेज दूंगा अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। अब्दुल फसी कह रहे हैं सर ये वाली PDF भी सेंड कर दें। जी बेटा, ये वाली PDF भी सेंड कर रहा हूँ। लेक्चर 4 और की तो मैंने की हुई थी, 5 की भी करता हूँ, बल्कि लेक्चर 1 2 3 4 5 एक ही ड्राइव पर मैं डाल देता हूँ ताकि आप वहां से देख लीजिएगा, और उसी ड्राइव के ऊपर मैं बुक भी डाल दूंगा, वहां से कर लेंगे। जी शब्बीर बोलिए। कल जो बेटा आप लोगों की जो हैप्पी पैलेस वाले बच्चे बैठे हैं इस वक्त, उनकी कल फिजिकल क्लास है, उसमें मैं काइनेमेटिक्स बाय ग्राफ करवाऊंगा,